सबसे पहले सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त है और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है, ठीक है, ये इस चैप्टर जो आपका है ट्रायंगल्स चैप्टर यानी कि त्रिभुज, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थेल्स का प्रमेय। ठीक है, और थेल्स का एक और जो प्रमेय है यानी कि समान कोणिक त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक होती है, ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, मतलब ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो से आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे 5 मार्क्स के सवाल आएंगे और सीधे 5 मार्क्स से और कोई सवाल नहीं आएगा, यही आएगा थेल्स का प्रमेय। ठीक है, तो अगर ये थेल्स का प्रमेय आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा और आएगा तो सीधे 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो कैसे आपको थेल्स का प्रमेय प्रमाणित करना है और आखिर थेल्स का प्रमेय कहता क्या है और इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, और इस एक ही प्रमेय जो है आपका थेल्स का प्रमेय, इसी पे आपका पूरा प्रश्नावली 6.2 आधारित है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छे से देखना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, तो देखो थेल्स का प्रमेय देखने से पहले ना, समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं समान कोणिक त्रिभुज के बारे में। समान कोणिक आपने अभी तक समबाहु त्रिभुज सुना होगा, समद्विबाहु त्रिभुज सुना होगा, लेकिन समान कोणिक त्रिभुज भी होता है। समान कोणिक त्रिभुज कैसी होती है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो हम उसे समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, सिंपल उदाहरण समझो कि मान लो एक त्रिभुज है आपका ए बी सी, ठीक है, और एक और त्रिभुज हम मान लेते हैं पी क्यू आर है। ठीक है, इसके संगत कोण बराबर है, यानी कि एंगल ए जितना है उतना ही एंगल पी है, एंगल बी जितना है उतना ही एंगल क्यू है, और एंगल सी जितना है उतना ही एंगल आर है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज जो कहलाएगा वो कहलाएगा समान कोणिक त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समान कोणिक त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण, जैसे ये एंगल ए का संगत है एंगल पी, ये बराबर हो, ये अगर 30 है तो ये भी 30 हो। ठीक है, ये अगर 60 है तो ये भी 60 हो, ये अगर 90 हो तो ये भी 90 हो। ये उदाहरण हम दे रहे हैं, इसे है नहीं, मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा, यानी कि संगत कोण बराबर है। ये जितना होगा उतना ही ये होगा, यानी संगत कोण बराबर है। ये जितना होगा उतना ही ये होगा, यानी कि संगत कोण बराबर है। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के सभी संगत कोण, जैसे इसका संगत ये, इसका संगत ये और इसका संगत ये, यानी कि सभी संगत कोण अगर बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं समान कोणिक त्रिभुज। ठीक है, थेल्स जो थे, ठीक है, ये एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो थेल्स ने क्या कहा था कि अगर कोई दो त्रिभुज समान कोणिक है, ठीक है, समान कोणिक है, तो उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। समानुपातिक शब्द का मतलब तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। समानुपातिक का मतलब होता है एक ही अनुपात में होती है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि अगर तुम कह रहे हो कि ए बी सी, ठीक है, और एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, अगर ये समान कोणिक है, समान कोणिक है यानी कि इसके संगत कोण बराबर है, ए बराबर है पी के, ठीक है, बी बराबर है क्यू के और सी बराबर है आर के, यानी कि अगर संगत कोण बराबर है तो संगत कोण बराबर है तो इसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होगी। ठीक है, संगत भुजाएं का मतलब कि जैसे ये है ए बी, ठीक है, तो इसकी संगत भुजाएं होगी पी क्यू, यानी कि ए बी और पी क्यू का जो अनुपात होगा, ठीक है, वही अनुपात आपका ये बी सी और पी आर का होगा। ठीक है, सॉरी क्यू आर का होगा। ठीक है, और वही अनुपात आपका ये ए सी और पी आर का होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, वही अनुपात ये किसका, ए सी और पी आर का होगा। ठीक है, यानी कि थेल्स ने कहा था कि यदि दो त्रिभुज समानुकोणिक हो जाती है तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, ये थेल्स ने कहा था। लेकिन ये जो थेल्स ने ये जो चीज़ें कहा था ना, ये किसी और माध्यम से कहा था। ठीक है, पहले जो थेल्स का ये जो प्रमेय है ये कुछ और चीज़ कहता है, लेकिन ये जो चीज़ कहता है ना, इसी से एक चीज़ निकल जाता है कि अगर दो त्रिभुज समान कोणिक हो जाए तो उसकी भी संगत भुजाएं बराबर होती है। यानी कि इस वीडियो में हम थेल्स का प्रमेय, ठीक है, जो कि मुख्य जो आपकी परीक्षा में आता है वो तो प्रूव करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये जो कहा था जिसको आप थेल्स के उप परिमेय से समझ सकते हैं, ठीक है, जब आप किताब पढ़ेंगे तो ये जो कथन हम लिखे हैं कि समान कोणिक त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, ये आपको थेल्स के उप परिमेय से मिलेगा। उप परिमेय क्या होता है समझो। ठीक है, जब परिमेय के ही मतलब किसी परिमेय का उपयोग करके एक और कोई आपका ये स्टेटमेंट निकल जाता है, उसी चीज़ को उप परिमेय कहा जाता है। ठीक है, उप परिमेय कहा जाता है, तो इसको आप थेल्स के उप परिमेय से क्या कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप सवाल बनाने की बात करें जो आपका प्रश्नावली 6.2 है, तो उसकी दृष्टिकोण से ये जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना ही ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि समान कोणिक त्रिभुज क्या है। फिर से एक बार बता देता हूँ, दो त्रिभुज जिसके संगत कोण बराबर होती है वो समान कोणिक होती है, और थेल्स ने कहा था कि समान कोणिक त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं थेल्स का परिमेय। थेल्स ने एक्चुअल में क्या कहा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, ठीक है, मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, थेल्स ने कहा था कि मान लो कि अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, हम यहाँ पर रफ कर देते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, मान लो हम बी सी के समांतर, ठीक है,
एक त्रिभुज है ए बी सी और किसी एक भुजा के समांतर, मान लो BC के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए। ऐसा मत खींच देना कि ABC है, ठीक है, और इसके समांतर तो खींचे लेकिन इसको प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसी रेखा खींचनी है जो एक भुजा के तो समांतर हो, ठीक है, और अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, मान लो D और E पर प्रतिच्छेद करती हो और इसके समांतर हो, यानी कि DE पैरेलल हो BC, ठीक है। तो ये जो DE भुजा है ना, ये इस भुजा AB को जिस अनुपात में विभाजित करेगी उसी अनुपात में AC को भी विभाजित करेगी। क्या करता है, तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। यानी ये जो भुजा AB है ये किस अनुपात में विभाजित हो गया, तो बोलेंगे AD अपॉन में DB अनुपात में विभाजित हो गया। ये जो भुजा AB था ये किस में विभाजित हो गया, AD अपॉन में DB। तो ये AB भुजा जिस अनुपात में विभाजित हुआ है ये अनुपात बराबर होगा जिस अनुपात में AC भुजा विभाजित हुआ है, यानी कि AE अपॉन EC के, ठीक है। यही हमको प्रूव करना है। फिर से समझ लो कि मान लो कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है। इस त्रिभुज की एक भुजा ये जो B भुजा है, B भुजा के समांतर एक रेखा हम खींच देते हैं, ठीक है, जो भुजा AB को D पे प्रतिच्छेद करती है। तो अगर भुजा AB को D पे प्रतिच्छेद करती है तो AB को विभाजित कर दिया ये AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB, इस अनुपात में देखो तो विभाजित कर दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो DE रेखा है AB को जिस अनुपात में विभाजित किया ये अनुपात बराबर होगा, ठीक है, AC को जिस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि AE अपॉन में EC के। यानी कि अन्य जो दो भुजा है वो सेम अनुपात में विभाजित होगी। अगर ये अनुपात AD अपॉन में DB है तो ये AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के, यानी कि समान अनुपात में विभाजित होती है, ठीक है। यही ये थेल्स का परिमेय करता है, कथन कहता है, ठीक है। तो कभी अगर थेल्स का परिमेय आप सिद्ध करेंगे तो पहले तो कथन लिख देंगे, उसके बाद हम कुछ पहले यहाँ पर आपको चित्र बना के दिखा देते हैं, ठीक है। मान लो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC, ठीक है, एक त्रिभुज क्या ले लेते हैं ABC ले लेते हैं, ठीक है, तथा इस तरीके से एक रेखा ले लेते हैं DE, ठीक है, जो AB को तो D पे प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, AC को तो E पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, और किसके समांतर है, तो बोलेंगे BE के समांतर है, ठीक है। ये हम चित्र बना दिए, ठीक है। देखो किसी भी परिमेय को सिद्ध करने का एक सिस्टमेटिक स्टेप होता है। अगर हम पहले कथन लिखे हैं ना तो इसके बाद हम लिखेंगे दिया है, याद रखना जो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, दिया है। तो प्रश्न में क्या दिया है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें, ठीक है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें, ठीक है, ध्यान रखना, जिसमें DE, ये जो DE है ये पैरेलल है BC के, ठीक है, जिसमें DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल BC है, बस ध्यान रखना। इतना चीज़ आपको लिख देना है दिया में। दिया है क्यों, क्योंकि जो कथन कर रहा है यानी कि वो चीज़ दिया हुआ है। कथन ही कर रहा है कि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं, तो BC के हमने समांतर रेखा खींचा है DE, ठीक है, तो हमने BC के समांतर रेखा DE खींच दिया और यहाँ पर दिया है हमें लिख दिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE पैरेलल है BC। इतना लिखने के बाद हमको जो सिद्ध करना है वो लिख दो, ठीक है, याद रखना जो सिद्ध करना है, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है, ध्यान दो, हमको सिद्ध करना है कि अगर ये रेखा, ठीक है, BC के पैरेलल है तो थेल्स का परिमेय करता है कि ये अन्य दो भुजा जो AB और AC बच गया, ये अन्य दो भुजा है, तो ये अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि ये जो AB है ये AD अपॉन DB में विभाजित हो रहा है, तो AD अपॉन DB जितना होगा, मान लो AD अपॉन DB 4/5 होगा, तो AC जो बटा है AE अपॉन EC में ये भी 4/5 होगा। यानी कि हमको AD अपॉन में DB, ठीक है, AD अपॉन में DB ये हमको बराबर करना है AE अपॉन में EC के। किसके बराबर करना है, AE अपॉन में EC के बराबर करना है। यानी कि हमको सिद्ध करना है कि AD अपॉन में DB, ठीक है, ये बराबर होगा आपका AE अपॉन में EC के। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इतना तो आपको चीज़ें लिख देनी कि पहले जो कथन है वो आपको लिख देना है, ठीक है, फिर जो दिया है वो आपको लिख देना और फिर जो सिद्ध करना है वो लिख देना। अब आता है इस का सबसे मेन स्टेप रचना, ठीक है। हमको रचना क्या करना है, ध्यान रखना, रचना आपको ध्यान रखना कि रचना करना क्या है। हम इसमें रचना ऐसे करेंगे कि पॉइंट E से, ध्यान रखना, पॉइंट E से एक लंब डालेंगे इस AB पे, ठीक है, पॉइंट E से एक लंब डालेंगे इस AB पे और इस लंब को हम N कह देंगे, यानी कि EN हमने लंब डाला AB पे, तथा D से एक लंब डालेंगे DM, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो D से एक लंब डालेंगे DM AC पे, ठीक है, तो हमने DM लंब डाल दिया AC पे। ये दो रचना करेंगे। फिर क्या करेंगे, B तथा E को मिला देंगे और E तथा C को मिला देंगे इस तरीके से डॉटेड लाइन से, या तो आप पूरा ही लाइन खींच दो, B और E को मिला देंगे, E और C को मिला देंगे। तो रचना में लिखना कि बिंदु B E से, ठीक है, ध्यान रखना, बिंदु E से, ये बिंदु E से, ठीक है, EN लंब डाला, ये जो साइन है ये किसका है, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर का है, EN लंब डाला AB पे, ठीक है, तथा D से क्या किया, DM लंब डाला हम किस पे, ठीक है, AC पे, इसी पर, ठीक है। यहाँ पर फिर लिख देना तथा BE, ठीक है, BE तथा, ठीक है, फिर से आ गया तथा DC को मिला दिया, ठीक है, DC को मिला दे, ठीक है, मिला
दिए, ठीक है, मिला दिए, मतलब इतना आपको कर देना है, ठीक है, कि ई से एक लम्ब डालना है, ठीक है, ए बी पे, ये इसको ई एन कर लेना, डी से एक लम्ब डालना है आपका, ठीक है, ए सी पे, जिसको डी एम कहेंगे, लम्ब का यहाँ पर हम साइन लगा देते हैं समकोण, और लास्ट में क्या करेंगे कि बी ई, ठीक है, तथा डी सी को मिला देंगे, ठीक है, ध्यान दो, यहीं तक आपको सीखना है कि हमने क्या किया, ई से लम्ब डाला इस ए बी पे जिसका नाम था ई एन, यानी कि ई एन लम्ब ए बी, डी से एक लम्ब डाला, ठीक है, डी एम किस पे, ए सी पे, यानी कि डी एम लम्ब हो गया ए सी, ठीक है, तथा बी और ई यानी कि इस बी ई, ठीक है, तथा डी और सी यानी कि डी सी को क्या किए, मिला दिए, ठीक है, इतना आपको कर देना है। उसके बाद अब चलना है उपपत्ति, उपपत्ति मतलब प्रमाण, ठीक है, आप लोग यहाँ पर प्रमाण भी लिख सकते हैं, उपपत्ति भी लिख सकते हैं, शुद्ध भाषा लिखते हैं एकदम जो एनसीईआरटी में यूज हुआ है उपपत्ति, ठीक है, तो यहाँ पर हम उपपत्ति लिख दें। अब देखो, अब हम चलेंगे त्रिभुज से, हमको लाना क्या, ध्यान दो, मैथ का हम बार बार एक चीज़ कहते हैं रूल, मैथ का एक रूल क्या है, जो चाहिए उसको छोड़ दो, ठीक है, और जो नहीं चाहिए उसको तोड़ दो। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ए डी अपॉन में डी बी, ठीक है, हमको चाहिए ए डी अपॉन में डी बी, तो हम करेंगे क्या कि ए डी वाला एक त्रिभुज लेंगे, हम त्रिभुज लेंगे ए डी ई, ध्यान दो, हम त्रिभुज लेंगे ए डी ई, अगर तुम ए डी ई का क्षेत्रफल देखोगे, ठीक है, हम ए डी ई का क्षेत्रफल देखेंगे, और डी बी लेने के लिए हम त्रिभुज लेंगे बी डी ई, ठीक है, पहले हम ओवरव्यू तुमको बता देते हैं, ए डी प्राप्त करने के लिए हम त्रिभुज लेंगे ए डी ई, और डी बी प्राप्त करने के लिए हम त्रिभुज लेंगे डी बी ई, और हम दोनों का क्षेत्रफल लिखेंगे, फिर ए ई प्राप्त करने के लिए फिर से हम त्रिभुज लेंगे ए डी ई, और इसी प्राप्त करने के लिए फिर से हम एक त्रिभुज लेंगे आपका, ठीक है, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, डी ई सी, ध्यान रखना कौन वाला त्रिभुज लेंगे, डी ई सी त्रिभुज लेंगे, ठीक है, तो एक त्रिभुज लेंगे ए डी ई तथा एक त्रिभुज लेंगे बी डी ई, ठीक है, हम करेंगे क्या कि त्रिभुज पहले ए डी ई का क्षेत्रफल लिखेंगे, ध्यान रखना ए डी ई का क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक है, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। अब ध्यान दो, जब हम त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लिखेंगे, इसको हम नीचे कर देते हैं, ध्यान दो, क्षेत्रफल लिखना ही मेन है, ठीक है, जब हम त्रिभुज ए डी ई का, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, जब हम त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल लिखेंगे तो हम आधार को लेंगे डी, ठीक है, ध्यान दो, जब हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम इस मान लो ए बी सी एक त्रिभुज है, और अगर हम बी सी को आधार लेते हैं तो ए से डाली गई भुजा ये जो ए डी होता है ये बी सी पे लंब होता है, तो ऊंचाई की जगह हम ए डी लेते हैं। वहीं अगर किसी त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, अगर हम ए बी को आधार लेना तो सी से डाली गई ये जो लंब होगा सी डी, ये इसकी ऊंचाई होगा, यानी कि हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को यहाँ पर हाफ इंटू आधार ए बी, ठीक है, इंटू ऊंचाई सी डी भी लिख सकते हैं, या फिर किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधार अगर हम बी सी लेते हैं तो हाफ इंटू बी सी और इंटू ऊंचाई बी सी पे जो ऊंचाई होगा ए डी लिख सकते हैं। यानी ये जो त्रिभुज आपको नजर आ रहा है ए डी, इसका क्षेत्रफल हम हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी जो है इस त्रिभुज का हम आधार मानते हैं, तो ई एन इस पे ऊंचाई है। ध्यान दो, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, अगर बी सी को आधार मानते हैं तो ए डी ऊंचाई हो जाएगी, तो हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी कर देंगे, ठीक है, या फिर अगर हम इधर ले लो, ठीक है, या फिर अगर हम ए बी को आधार लेते हैं तो यहाँ से सी डी हम एक लंब ले लेंगे, तो हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी हो जाएगा, या फिर हम चाहे तो ए बी सी में ए सी को आधार ले लेते हैं तो यहाँ से बी डी लंब हो जाएगा, तो हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी हो जाएगा। यानी इस त्रिभुज ए डी ई में अगर हम ए डी को आधार लेते हैं तो ई एन इस पर लंब हो जाएगा, तो त्रिभुज ए डी ई का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन हो जाएगा, ठीक है, इसको कर देंगे समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, ये डी बी लेने के लिए हम त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है, तो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, जब हम त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है, तो इस डी बी को आधार लेंगे, और जब त्रिभुज बी डी ई में डी बी को आधार लेंगे तो ध्यान दो, इस बी डी ई के जो शीर्ष ई से लंब डाला गया है ई एन, ध्यान दो, ये जो त्रिभुज है, आपको कन्फ्यूज यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि भैया इसमें जो लंब डाला था वो त्रिभुज के अंदर था, लेकिन जब हम डी बी डी ई लेते हैं तो इसमें ये जो ई एन आप लंब बता रहे हैं ये तो त्रिभुज के बाहर है, ठीक है, त्रिभुज के बाहर ये लंब इसीलिए है क्योंकि बी डी ई जो त्रिभुज है वो अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान दो, जब आप एक अधिक कोण त्रिभुज लेंगे, ध्यान दो, यहाँ पर जो त्रिभुज है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है, तो ये जो त्रिभुज है, ठीक है, ये जो त्रिभुज है ये समकोण नहीं, ये अधिक कोण त्रिभुज है, और जब भी अधिक कोण त्रिभुज में हम शीर्ष से लंब डालेंगे ना, ठीक है, तो लंब हमेशा सीधी रेखा होती है, तो जो शीर्ष से लंब डाली जाएगी ना, ठीक है, वो इस त्रिभुज से बाहर आ ही जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस समझ लेना ये कि अगर ये डी बी आधार है तो इसके सामने वाली शीर्ष यहाँ से जो रेखा खींची गई है यही इसकी ऊंचाई होगी। यानी जब हम बी डी का क्षेत्रफल लिखेंगे तो हाफ इंटू डी बी,
इंटू ई एन लिखेंगे, ठीक है। तो बी डी का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, हाफ इंटू डी बी, ये डी बी, ठीक है, इंटू ई एन लिखेंगे। आप ध्यान देना, ठीक है। ई एन इसकी ऊंचाई क्यों लिखे समझ में आ गया, क्योंकि ये जो बी डी ई क्षेत्रफल है त्रिभुज है, एक अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। और अधिक कोण त्रिभुज में यहाँ पर ऐसे समझो, ये बी है, ये डी है और ई है, तो ई से जब लंब डाला गया ना, लंब डाला गया तो वो त्रिभुज से बाहर चल ही जाएगा। वही सीन यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है, कि बी डी ई एक क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है, और जब शीर्ष से लंब डाला गया है वो त्रिभुज के बाहर चला गया है, ठीक है। बस इतना समझ लेना, इससे कोई बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन जो ई एन लंब है वो त्रिभुज बी डी ई का ही लंब है, क्योंकि त्रिभुज बी डी ई क्या है, एक अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। तो हम यहाँ से बी डी ई का क्षेत्रफल लिख देंगे और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी कि भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। अब ध्यान दो, जब समीकरण 1 के बाएं तरफ मेरा क्या है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल को, ठीक है, हम क्या करेंगे, भाग देंगे त्रिभुज किसके, बी डी ई के क्षेत्रफल से, बी डी ई के क्षेत्रफल से, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या हम निकाले यहाँ पर, ठीक है, हाफ इंटू, ठीक है, ए डी इंटू ई एन, तो ये लिख देंगे। और इसके बटा में बी डी ई का क्षेत्रफल क्या निकाले हैं, ठीक है, तो देखोगे तो हाफ इंटू, ठीक है, डी बी, ये डी बी, ठीक है, इंटू ई एन। अब ध्यान दोगे, ठीक है, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एन से ई एन आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हाफ से हाफ कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का जो क्षेत्रफल तुमको आ जाएगा वो आ जाएगा ए डी अपॉन में डी बी। कितना आ जाएगा, ए डी अपॉन में डी बी आ जाएगा, यानी कि मेरा आधा काम हो गया, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो ए डी अपॉन में डी बी है ना, ये बराबर है आपका, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दिए, एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। जितना जगह हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया, ए डी अपॉन में डी बी के बराबर आ गया। इसको कर दिए इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुनः, ध्यान दो, पुनः हम त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। ए डी बी, ये जो है आपका ए डी ई है, सॉरी हम बी कह दिए, ठीक है, ए डी ई, पुनः हम ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो ए डी ई का क्षेत्रफल, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। ट्विस्ट क्या है कि इस बार हम क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हाफ तो रहने ही देंगे, क्योंकि हाफ तो है ही, लेकिन पिछली बार जब हमने निकाला था तो ए डी को आधार लिया था, इस बार जब हम निकालेंगे तो ए ई को आधार लेंगे। हम आपको बताए थे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हाफ इंटू बेस, हम बेस किसी को भी मान सकते हैं, बस जिसको बेस माने ना उसकी संगत ऊंचाई लेंगे। जैसे इसको बेस माने थे तो इसकी संगत ऊंचाई थी आपकी ई एन, तो जब हम ए ई को बेस लेंगे, ये जो ए ई है इसको जब हम बेस लेंगे तो इसकी संगत ऊंचाई हो जाएगी डी एम, ठीक है। समझ में आ गया कि जब हम ए ई को आधार लेंगे तो इसकी संगत ऊंचाई क्या हो जाएगी, डी एम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जब हम ए डी का क्षेत्रफल लिखेंगे तो हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू ए ई इंटू क्या लिखेंगे, डी एम लिखेंगे। इसको मान लेंगे समीकरण 4, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हमको चाहिए ई सी, और ई सी प्राप्त करने के लिए हम लेंगे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, ध्यान दो, या फिर सी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। जब हम त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है, तो ई सी को आधार लेंगे, ठीक है, यानी कि हाफ इंटू ई सी। और जब ई सी को आधार लेंगे तो ई सी के संगत ऊंचाई जो होगी, ठीक है, और संगत ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ध्यान दो, अगर हम बी सी को आधार लेते हैं ना, या मान लो इसको आधार लेते हैं, तो इसके जो सामने शीर्ष से डाली गई रेखा ऊंचाई होती है। उसी प्रकार जैसे हम यहाँ पर ए ई को आधार लिए थे, तो ए ई के सामने का शीर्ष से डाली गई भुजा क्या होगा, इसकी संगत ऊंचाई हो गया। उसी प्रकार ये जो सी डी ई है, इसमें ई सी को अगर आधार ले रहे हैं तो ई सी के सामने की शीर्ष, ध्यान समझो, जिस तरीके से हम समझा रहे हैं ना, बहुत ही बारीकी से समझा रहे हैं, ठीक है। समझो कि जैसे जो सी डी ई है, तो अगर हम इसमें ई सी को आधार लेते हैं तो ई सी के सामने का जो शीर्ष है, यहाँ से जो लंब डाला जाएगा वो इसकी संगत लंब होगा, इसके क्या होगा, संगत लंब होगा, ठीक है। तो अगर हम ई सी को आधार ले रहे हैं ना, तो ई सी के संगत लंब को ही हम क्या लेंगे, ऊंचाई लेंगे। यानी कि अगर ई सी को आधार लेंगे तो ई सी के संगत ऊंचाई जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एम, ठीक है, क्योंकि ई सी के सामने का शीर्ष क्या है, डी, और डी से यहाँ पर क्या डाला गया, लंब डाला गया। अब फिर से एक दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा, क्योंकि ये त्रिभुज से बाहर क्यों चला गया, तो फिर से वही, क्योंकि ये एक अधिक कोण त्रिभुज है, और अधिक कोण त्रिभुज में जब लंब डाला जाता है तो वो त्रिभुज से बाहर चल जाता है, इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है, ठीक है। यानी कि जब हम सी डी ई का क्षेत्रफल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सी डी ई का क्षेत्रफल हाफ इंटू ई सी, और इंटू में ये आपकी ऊंचाई आ जाएगी डी एम, ठीक है। इसको कर देंगे समीकरण 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देंगे, ठीक है। समीकरण 4 में, ठीक है, समीकरण 5 से भाग देने पर, ध्यान रखना, समीकरण 4 में क्या करेंगे, समीकरण 5 से भाग देने पर, ठीक है। तो भाग देंगे तो त्रिभुज क्या आ जाएगा, ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई
का क्षेत्रफल, ठीक है, और बटा में त्रिभुज किसका क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, सी डी का क्षेत्रफल बराबर में क्या आ जाएगा, ये हाफ इंटू ए ई, ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा, ये आपका डीएम आ जाएगा, ठीक है, और बटा में ध्यान दो हाफ इंटू में ये ई सी, ठीक है, और बटा में डीएम आ जाएगा। अब क्या होगा, डीएम से डीएम कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका त्रिभुज, ठीक है, ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल, और बटा में त्रिभुज, ठीक है, सी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर में आपका ए ई अपॉन में ई सी आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, समीकरण 6 कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हमको ए डी अपॉन में डी बी मिल गया, लेकिन ये मिला हमको त्रिभुज बी ए डी ई, ठीक है, और त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर। यहाँ पर हमको ए ई अपन में इसी मिल गया, लेकिन ये हमको त्रिभुज ए डी ई तो ऊपर में मिल गया, लेकिन मिल गया सी डी ई के बराबर। अब हम कैसे भी करके ध्यान दो, यहाँ पर मेरा ए डी ई है, यहाँ पर भी मेरा ए डी ई है, लेकिन यहाँ पर मेरा बी डी ई है, यानी कि ये बी डी ई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरा सी डी ई है, यानी कि ये सी डी ई है। अगर हम कैसे भी करके बी डी ई और सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर दिखा दे, ठीक है, बराबर दिखा दे, तो क्या समीकरण 3 और समीकरण 6 से हम कह नहीं सकते कि ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन में इसी के, तो कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बी डी ई का क्षेत्रफल है और सी डी ई का क्षेत्रफल है, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर दिखाने के लिए ना हम थोड़ा सा चलेंगे 1 साल पीछे, 1 साल पीछे, यानी कि क्लास 9th में। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि दो समांतर रेखा अगर है और इन्हीं दो समांतर रेखा में से किसी एक समांतर रेखा को आधार मानते हुए, मान लो यहाँ पर हम आधार ले लेते हैं ए बी, इस आधार को मानते हुए, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई दो त्रिभुज खींची जाए तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये आपने पढ़ा होगा प्रमेय 9.2 में, ठीक है, ये पीछे का लॉजिक है। यहाँ पर भी वही सीन है कि डी ई और बी सी क्या है, समांतर है, डी ई और बी सी समांतर है, जिसमें डी ई को आधार मानते हुए देखो ये बी डी ई त्रिभुज खींचा गया है और डी ई को ही आधार मानते हुए सी डी ई त्रिभुज खींचा गया है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका डी ई और बी सी क्या समांतर है, जिसमें डी ई को आधार मानते हुए ये बी डी ई त्रिभुज खींचा गया है और इसी डी ई को आधार मानते हुए क्या ये त्रिभुज खींचा गया। तो क्या आप प्रमेय 9.2 से नहीं कह सकते हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर है और एक ही रेखा पर आधार, एक रेखा पे हम आधार ले लेते हैं और एक ही आधार से जितना भी त्रिभुज खींचा जाएगा ना, सबका क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। जैसे ये समांतर रेखा और यहाँ पर एक आधार ले लेते हैं ए बी, अगर यहाँ से हम इस तरीके से 8 त्रिभुज खींच देते हैं ना, तो ये 8 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। लेकिन आधार इसका ए बी ही होना चाहिए, ए बी से कोई दूसरा आधार नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार ये दो समांतर रेखा है, जिसमें इसको अगर हम आधार ले लेते हैं और यहाँ से जितने भी रेखाएं, जितने भी त्रिभुज बनेगी वो क्या होगा, ठीक है, उसका क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है कि वह डी ई के एक ही हो रहा, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर डी को आधार मानते हुए इधर कोई त्रिभुज बना देंगे तो इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, नहीं, डी ई के एक ही और यहाँ से जितना भी त्रिभुज बनेगा ना, ठीक है, मान लो अगर ऐसा भी एक त्रिभुज बना दे तो इसका भी क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि प्रमेय 9.2 से हम कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज बी डी ई है और जो त्रिभुज सी डी ई है वह एक ही आधार डी ई पर स्थित है तथा डी ई के एक ही ओर है, इसलिए बी डी ई का क्षेत्रफल और सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देना चूंकि ठीक है त्रिभुज बी डी ई, ठीक है, तथा सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई, ठीक है, एक ही आधार, ठीक है, डी ई पर स्थित है, एक ही आधार डी ई पर स्थित है, ठीक है, तथा डी ई के एक ही ओर है, डी ई के एक ही और है, ठीक है, एक ही और है, ठीक है। इसलिए ठीक है त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर होगा त्रिभुज सी डी ई के क्षेत्रफल के, सी डी ई के क्षेत्रफल के, ठीक है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर कितना, ये 6 हो गया, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 7 कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हम चलेंगे समीकरण 6 से, ठीक है। समीकरण ये मेरा कितना है, ये मेरा 6, तो समीकरण 6 से जब हम लिखेंगे तो समीकरण 6 में क्या है कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, और बटा में कितना है, तो बटा में है आपका त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। ध्यान दो, अब इसी सी डी ई के क्षेत्रफल को क्या हम त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल नहीं लिख सकते, क्योंकि त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल से। तो अब हम इस सी डी ई के जगह क्या लिख देंगे, बी डी ई लिख देंगे, ठीक है। तो बटा में लिख देंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। और ये बराबर किसके होगा, तो ये ध्यान दो बराबर होगा आपका ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। तो ये बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। इसको हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 8, ठीक है। अब ध्यान दो, आपको मालूम होगा कि अगर a बराबर b है और a बराबर c है, डेट मीन्स कि b बराबर c होगा, मैथ का ये रूल है। उसी प्रकार समीकरण 3, ठीक है, और समीकरण 7 को जब तुम देखोगे, ठीक है, तो ए ई अपॉन ई सी ये बराबर है बी डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटा बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है ए ई अपॉन ई सी के, और समीकरण 3 में ए डी ई का क्षेत्रफल बटा बी डी ई क्षेत्रफल बराबर है ए डी अपॉन डी बी में,
ए डी अपॉन डी बी के, ठीक है। तो समीकरण 3 और जो समीकरण 8 हमको मिला, समीकरण 3 और समीकरण 8 से हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर होगा आपका ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। ध्यान समझो, यहाँ पर ये जो इतना पोर्शन है ए डी का क्षेत्रफल बटा बी डी का क्षेत्रफल, ये बराबर है आपका ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम उठा के वहाँ पर तुमको लेके चल जाते हैं ताकि आपको अच्छा से क्लैरिटी मिले, ठीक है। ध्यान देना, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, और इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। ध्यान दो, ठीक है। ए डी का क्षेत्रफल बटा बी डी का क्षेत्रफल ये बराबर है ए ई अपॉन ई सी के, और ए डी का क्षेत्रफल बटा में बी डी का क्षेत्रफल ये बराबर है ए डी बटा में डी बी के। क्या ये दोनों समीकरण से हम कह नहीं सकते कि ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन में ई सी के? तो बोलेंगे भैया बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 तथा समीकरण 8 से, ठीक है, समीकरण 3, ठीक है, तथा समीकरण 8 से, ये 3 तथा समीकरण किससे, 8 से, ठीक है, हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि, ठीक है, कि क्या कर सकते हैं कि ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा किसके, ए ई अपॉन में ई सी के, बराबर होगा किसके, ए ई अपॉन में ई सी के, ठीक है। ये हो गया आपका प्रमाणित, ये क्या हो गया आपका प्रमाणित हो गया। यानी कि थेल्स का प्रमेय जब भी बोलेगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि थेल्स का प्रमेय कहता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो ये अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि ए डी अपॉन में डी बी जो होता है ये बराबर होता है ए ई अपॉन में ई सी के। ये चीज़ तो आपको मुजवानी याद रखना है आपका 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये प्रमेय भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक एक चीज़ को आपको नोट कर लेना है। लिखने का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, पहले आपको कथन लिख देना है, फिर जो दिया है वो लिखना है, फिर जो सिद्ध करना है वो लिखना है, फिर आपको रचना ध्यान में रखना है, और रचना के बाद क्या क्या उपपत्ति क्या क्या एक एक स्टेप हम किए हैं, ठीक है, सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट में आपका ए डी अपॉन में डी बी बराबर आ जाएगा ए ई अपॉन में इसी के, ठीक है। ये हो गया आपका प्रमाणित। अब हम समझते हैं कि थेल्स ने एक और जो बात कही थी कि समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, ये इसने कैसे कहा था, ठीक है, ये इन्होंने कहा था इसी परिमेय का इस्तेमाल करते हुए। ध्यान दो, ये जो परिमेय हम सिद्ध कर रहे थे, ठीक है, इसको हम एक और स्लाइड पे ले लेते हैं, ठीक है। जब हम परिमेय सिद्ध कर रहे थे तो हमको जो त्रिभुज मिला था वो इस तरीके से मिला था कि ए बी सी एक त्रिभुज रहा था और एक रेखा हम खींचे थे डी ई, ठीक है, और डी ई पैरेलल था किसके, बी सी के, ठीक है, डी ई पैरेलल था किसके, बी सी के, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो दिया है वो लिख देते हैं, ठीक है। ये भी एक परिमेय ही है, लेकिन ये आपसे पूछेगा नहीं, बस इसको समझ लो कि डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है, डी ई पैरेलल क्या है, बी सी के है, ठीक है। तो थेल्स ने क्या कहा था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाती है, ठीक है, तो ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि अगर ये इसके समांतर है तो ए डी अपॉन में डी बी जो होगा वही आपका ए ई अपॉन में ई सी होगा। ये अभी हम प्रूव कर चुके हैं, लेकिन अब हमको क्या प्रूव करना है कि अगर दो त्रिभुज समान कोणिक हो जाए, दो त्रिभुज समान कोणिक हो जाए, ठीक है, तो क्या उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है या नहीं होती, यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन एक सवाल मन में आएगा कि भैया यहाँ पर कौन सी दो त्रिभुज समान क्या है, समान कोणिक है? तो जब नज़र दौड़ाओगे तो पाओगे कि जो मेरा ए डी ई है और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी है ये समान कोणिक है। क्यों समान कोणिक क्या होती है, संगत कोण बराबर। अब ध्यान समझो, ए डी ई और ए बी सी में तो एक कोण तो उभयनिष्ठ है, ये आपका ए, ठीक है। ध्यान दो, ए डी ई और ए बी सी में, ठीक है, एक कोण तो आपका उभयनिष्ठ है, ये आपका ए, ठीक है। लेकिन ये जो ए डी ई है और ये जो ए बी सी है इसका जो एंगल डी है वो एंगल बी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। आपको मालूम होगा अगर दो रेखा पैरेलल है और इस तरीके से एक तिर्यक रेखा ये जाती है तो ये कोण संगत कोण से बराबर होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। तो ये तो उभयनिष्ठ है, ए डी और ए बी सी में ये तो एक उभयनिष्ठ है, लेकिन डी और ई के बराबर होगा। ए बी का जो एंगल डी होगा वो ए बी सी के एंगल बी के बराबर होगा। किस कोण से, संगत कोण से। उसी प्रकार ए डी ई का जो एंगल ई होगा और ए बी सी का जो एंगल सी होगा ये भी बराबर होगा किस कोण के, संगत कोण से। यानी कि, ठीक है, जो त्रिभुज ए डी ई है, ए डी ई है, ठीक है, तथा त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है, क्या है, समान कोणिक है, समान कोणिक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका दिया हुआ है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, अब हमको सिद्ध करना है कि इसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। ध्यान दो, इसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। जैसे ए डी ई की संगत भुजा कौन है, ए डी, ठीक है, सॉरी, ए डी ई की भुजा अगर हम ए डी लेते हैं, ठीक है, तो हम इस बड़ी वाली त्रिभुज की भुजा ए बी लेंगे। यानी कि ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी ये बराबर होना चाहिए आपका, अगर इस ए डी ई का हम ए ई लेते हैं तो इस ए बी सी के ए सी के, ठीक है, यानी कि ए ई अपॉन ए सी के बराबर होना चाहिए। और ये सब बराबर होना चाहिए। अगर हम ए डी ई का ये लेते हैं नीचे का आधार डी, तो हम इस बड़ी वाली त्रिभुज में लेंगे नीचे का आधार बी सी, ठीक है, यानी कि ये आपका बराबर हो जाएगा डी ई अपॉन में बी सी के।
समझ में आ गया? ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है कि ए डी अपॉन में डी बी। अभी तक हम क्या प्रूफ किए थे कि ए डी अपॉन में डी बी ये बराबर होता है ए ई अपॉन में ई सी के, लेकिन अब हमको प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन में ये पूरा ए बी और ये बराबर होना चाहिए ए ई अपॉन में ये पूरा ए सी के। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिद्ध करना लिख दिए। इसमें कुछ रचना हमको करने की आवश्यकता है, तो बोलेंगे कुछ रचना करने की आवश्यकता नहीं है, तुम सीधा लिख देना उपपत्ति। और उपपत्ति लिखने के बाद हम चलेंगे थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से। ठीक है, अब देखो थेल्स के प्रमेय से जब हम चलेंगे, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, जो मेरा डी ई है, ठीक है, डी ई है वो क्या है, पैरेलल है बी सी के, तो डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, और जब डी ई पैरेलल बी सी है तो हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन में जो डी बी होगा, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, ए ई अपॉन में ई सी के। ठीक है, अगर मेरा डी ई, ठीक है, पैरेलल है बी सी के, तो हम ए डी अपॉन में डी बी ये बराबर कह सकते हैं ए ई अपॉन में ई सी के, थेल्स के प्रमेय से। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 करने के बाद क्या करेंगे, दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड एक जोड़ देंगे, लेकिन एक जोड़ने से पहले भी हम कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे। हम इसको पहले व्युत्क्रम करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन को पलट देंगे। ये जो ए डी अपॉन में डी बी है ना, इसको पलट के लिख देंगे डी बी अपॉन में ए डी, और ये जो ए ई अपॉन में ई सी है ना, इसको पलट के रख देंगे ई सी अपॉन में ए ई। ठीक है, अब हम दोनों साइड प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका डी बी अपॉन में ए डी है, तो डी बी अपॉन में ए डी, ठीक है, इधर कर देंगे +1, बराबर में आपका ई सी अपॉन में ए ई है, इसको कर देंगे +1। जब +1 करेंगे तो ए डी आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर में आपका डी बी प्लस में ए डी बन जाएगा। ठीक है, और बराबर में ए ई आपका एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर में तुम्हारा ई सी प्लस में ए ई बन जाएगा। अब ध्यान दो, जब तुम डी बी प्लस में ए डी करोगे, यानी कि ये डी बी और प्लस में ए डी करोगे, तो क्या तुमको ए बी नहीं मिल जाएगा? ये डी बी टुकड़ा प्लस में ये ए डी टुकड़ा दोनों जुड़ के ये बड़ा वाला ए बी टुकड़ा नहीं कहलाएगा? तो कहेंगे बिल्कुल भैया कहलाएगा, यानी कि ये डी बी प्लस में ए डी मिल के ए बी आ जाएगा, और बटा में आपका ए डी बन जाएगा। उसी प्रकार ये आपका ई सी और प्लस में ए ई मिल के आपका क्या हो जाएगा, ई सी प्लस में ए ई मिल के क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और बटा में ए ई हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, ये जो ए बी अपन में डी बी है इसको पलटेंगे तो ए डी अपन में क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, और ये जो ए ई सॉरी ए सी अपॉन में ए ई है इसको पलटेंगे तो ये आपका ए ई अपॉन में क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। इसको हम लोग कह देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, ध्यान दो, हमको सिद्ध क्या करना था, हमको सिद्ध करना था ए डी अपॉन में डी बी बराबर हो ए ई अपॉन में ई सी, यानी कि इतना तो हमको आ गया है। ठीक है, ए डी अपॉन में ए बी ए बराबर में ए ई अपॉन में ई सी तो आ गया, लेकिन ये नहीं आया। ध्यान दो, ये भी तुम्हारा आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, बी सी भुजा के समांतर हमने लिया था क्या, डी भुजा, इसलिए हमको, ठीक है, ए डी अपॉन में ए बी और ए ई अपॉन में ई सी आ गया। अगर हम इसी प्रकार ये जो डी ई भुजा है इसको हम क्या करें, जैसे ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है, इसको अच्छे समझो कि अगर ए बी सी त्रिभुज है, हमने बी सी के भुजा के समांतर डी ई लिया था, तो हमको ए बी अपॉन ए डी अपॉन में ए बी और ए ई अपॉन में ई सी मिल गया। लेकिन अब हम क्या करें कि इसको हम ले ले किसके समांतर, ठीक है, अगर हम इस बार डी ई को ए सी के समांतर ले लेते हैं तो हमको बाद में ए डी अपॉन में डी बी बराबर आ जाएगा बी ई अपॉन में ई सी के। नहीं नहीं नहीं, ध्यान समझो। ठीक है, जिस प्रकार हमने ये साबित किया कि ए डी अपॉन में ए बी ये बराबर है आपका ए ई अपॉन में ई सी के, उसी प्रकार अगर इस डी ई को हम बी सी के समांतर ना रख करके, ठीक है, इस ये ए बी सी है, ठीक है, डी ई को बी सी के समांतर ना रख के अगर हम ए सी के समांतर रखते, ठीक है, तो आप प्रूव कर देते हैं कि ए डी अपॉन में जो डी बी है ये बराबर है आपका किसके, बराबर है आपका डी अपॉन में बी सी के। ठीक है, बराबर है आपका किसके, डी अपॉन में बी सी के। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि, सिद्ध नहीं कर सकते, हम कह सकते हैं कि, ठीक है, इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन में डी बी, ठीक है, सॉरी ए डी अपॉन में ए बी, जैसे यहाँ पर हमारा ए डी अपॉन में ए बी बराबर आया ए ई अपॉन में इसी के, जब इसी डी को हम इसके समांतर ले लेंगे तो आप कह सकते हैं कि ए डी अपॉन में ए बी ये बराबर होगा डी ई अपॉन में बी सी के। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, आपका डी ई अपॉन में बी सी के, डी ई अपॉन में बी सी के। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 3। अब समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 2 एंड समीकरण 3 से ध्यान दो, समीकरण 2 में क्या आया है कि ए डी अपॉन में ए बी बराबर है ए ई अपॉन में इसी के, यानी कि ए डी अपॉन में ए बी ये बराबर है आपका ए ई अपॉन में इसी के, और यही ए डी अपॉन में ए बी ये बराबर है डी अपॉन में डी सी के, तो ये भी बराबर आ जाएगा आपका डी अपॉन में डी सी के। ठीक है, किसके, बी सी के, डी अपॉन में बी सी के, यानी कि ये भी चीज़ आपका क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। ठीक है, यानी कि थेल्स का प्रमेय आपका कंप्लीटली खत्म हो गया। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा। थेल्स का प्रमेय कहता क्या था, पहले एक बार और ओवरव्यू रिवीजन करा देते हैं।
यहीं पर, ठीक है, कि अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और बी सी के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि अगर ये डी और ये है ई है तो ए डी अपन में डी ई जो होगा, ठीक है, ध्यान दो कि अगर ये डी और ई है तो ये ए डी अपन में डी बी जो होगा ये बराबर होगा ए ई अपन में ई सी के। ये थेल्स का परिमेय कहता है। और ध्यान दो, अगर ए बी सी कोई त्रिभुज है और डी ई इसके समांतर है तो ए डी ई जो होता है ये ए बी सी के पहले तो समान कोणिक होता है, और समान कोणिक त्रिभुज की क्या संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। यानी कि ए डी अपन में ए बी जो होगा ये बराबर होगा ए ई अपन में ए सी के, ठीक है, और ये बराबर होगा डी ई अपन में बी सी के। तो थेल्स के इस दो परिमेय को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बेसिकली मुख्य परिमेय जो था आपका ये था, ठीक है, ये आपका मुख्य परिमेय था, और जो अभी हमने सिद्ध किया ये बेसिकली एक उप परिमेय था, लेकिन दोनों चीज़ को आपको ओवरव्यू में ध्यान रखना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो में जिसमें हम थेल्स परिमेय का विलोम सिद्ध करेंगे, ठीक है, और वो भी आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आपको मिस नहीं करना है। इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, इसको आपको अच्छे से लिख करके बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे से इसको लिख पाए, ठीक है, भूल ना जाए। और ये आपके पूरे 5 मार्क्स का प्रश्न है, ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि काफ़ी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करते रहो।